अस्सलाम वालेकुम। स्टडी टाइम के साथ मैं हूं तफसीरुल इस्लाम और स्टूडेंट्स आज हम क्लास 10th में यूनिट नंबर 10 जर्नल वेव प्रॉपर्टीज के पे लेक्चर देंगे। स्टूडेंट्स आपको याद होगा कि लास्ट लेक्चर में हमने वेव्स की टाइप्स डिस्कस की थी। वेव्स क्या होती है और वेव्स की टाइप्स, यानी कि वेव्स की डेफिनेशन पढ़ी थी। फिर हमने मैकेनिकल वेव्स और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स का डिफरेंस पढ़ा था और एक तीसरी वेव भी हमने पार्टिकल वेव के बारे में भी पढ़ा था। अब आज हम पहले जनरल वेव्स के कुछ प्रॉपर्टीज हैं उनको डिस्कस करते हैं कि कौन कौन सी प्रॉपर्टीज हैं। देखिए, कुछ प्रॉपर्टीज होती हैं जो पार्टिकल की होती हैं और कुछ प्रॉपर्टीज ऐसी होती हैं जो वेव्स की होती हैं। अच्छा, कुछ प्रॉपर्टीज ऐसी होती हैं जो कॉमन होती है, क्योंकि अगर हम पार्टिकल को भी एज अ वेव कंसीडर करें तो उसकी भी कुछ प्रॉपर्टीज फिर वेव्स की तरह होती है। बहरहाल, तो वेव्स की प्रॉपर्टीज में जैसे बहुत सारी प्रॉपर्टीज ऐसी हैं जो सिर्फ वेव्स की होती है। पहले देखें, हम पढ़ते हैं रिफ्लेक्शन। देखिए, वेव की पहली प्रॉपर्टी क्या है कि वेव रिफ्लेक्ट होती है, यानी कि वेव जब किसी सरफेस से आके टकराती है, सही है, या मीडियम चेंज करती है तो इसका कुछ टकरा के वापस आती है। अगर नॉन ट्रांसपेरेंट मीडियम है तो ज्यादा हिस्सा वापस आता है और अगर ट्रांसपेरेंट मीडियम है तो बहुत कम हिस्सा वापस आता है। तो जब वेव रिटर्न होती है एक मीडियम से दूसरे मीडियम की सरफेस पर टकरा के, तो उस प्रॉपर्टी को हम क्या कहते हैं? रिफ्लेक्शन। सही है। जैसे लाइट रिफ्लेक्ट करती है, साउंड रिफ्लेक्ट करती है। देखिए ना, लाइट रिफ्लेक्ट करती है, कैसे करती है? लाइट जब किसी हम कमरे में या कहीं पे भी हम लाइट ऑन करते हैं तो लाइट चीजों से टकराती है और टकराने के बाद वो वापस आती है और हमारी आंख में एंटर होती है, जिससे हमें वो ऑब्जेक्ट नजर आता है। तो रिफ्लेक्शन जो है वो वेव्स की प्रॉपर्टी है और रिफ्लेक्शन की डेफिनेशन क्या लिख देंगे कि बाउंसिंग बैक ऑफ द वेव्स after striking from the surface of the other medium is called reflection. सही है। या when the light waves, when the waves strike on a surface, it returns back in the same medium. That property is called reflection. सही है। तो रिफ्लेक्शन की ये दोनों में से जो भी आपको डेफिनेशन सही लगे आप उसको पढ़ सकते हैं, उसको लिख सकते हैं। ठीक। अब रिफ्लेक्शन से हमने कहा फायदा क्या होता है। रिफ्लेक्शन आगे हम पढ़ेंगे कि रिफ्लेक्शन दो किस्म का होता है, रेगुलर रिफ्लेक्शन, इरेगुलर रिफ्लेक्शन, लाइट के सिलसिले में। तो वो एक अलग चीज है, यानी कि रिफ्लेक्शन अभी हम सिर्फ रिफ्लेक्शन पढ़ रहे हैं कि टकरा के वापस आना। ठीक। और ये अगर ये प्रॉपर्टी नहीं होती तो हमें कोई चीज नजर नहीं आती, क्योंकि लाइट रे किसी चीज से टकरा के वापस आती है, जब हमारी आंख में एंटर होती है उसका इमेज बनता है और हम उस चीज को देख पाते हैं। यही वजह है कि हम अंधेरे में हम नहीं देख सकते। अगर रोशनी कहीं पे भी ना हो तो हम कोई ऑब्जेक्ट नजर नहीं आएगा। तो रिफ्लेक्शन की प्रॉपर्टी बहुत इंपॉर्टेंट है। सेकंड है रिफ्रैक्शन। अब देखिए, रिफ्लेक्शन में हमने ये पढ़ा के टकरा के वापस आई। रिफ्लेक्शन और रिफ्लेक्शन में फर्क है। रिफ्लेक्शन जो है वो हमेशा ट्रांसपेरेंट मीडियम से होता है ज्यादा। सही है। ट्रांसपेरेंट मीडियम क्या होता है? जिससे लाइट गुजर सकती है। ठीक, जैसे वाटर ट्रांसपेरेंट मीडियम है, ग्लास ट्रांसपेरेंट, क्राउन ग्लास की बात कर रहा हूं, वो भी ट्रांसपेरेंट मीडियम है। डायमंड ट्रांसपेरेंट मीडियम है। तो जब लाइट रेज ट्रांसपेरेंट मीडियम से टकराती है तो अगर एक तरफ रेयर मीडियम का मतलब जिसकी डेंसिटी लो हो,
और दूसरी तरफ जो है वो डेंसर मीडियम। डेंसर का मतलब जिसकी हाई डेंसिटी हो, यानी कि एक लो डेंसिटी हो और एक हाई डेंसिटी हो, ठीक हो, ये ट्रांसपेरेंट मीडियम। तो जब लाइट रे रेयर मीडियम से डेंसर मीडियम में जाती है तो वो एक सीधी लाइन कहलाती है नॉर्मल। नॉर्मल का मतलब वो लाइन जो सरफेस पे परपेंडिकुलर हो 90 डिग्री की, यानी कि अगर ये बोर्ड है तो इस बोर्ड पे नॉर्मल यू होगा, ठीक, किसी भी सरफेस, ये सरफेस है तो नॉर्मल यू होगा। तो जब लाइट रे रेयर मीडियम से डेंसर मीडियम में आती है तो वो नॉर्मल की तरफ बेंड हो जाती है, और जब डेंसर से रेयर में जाती है तो ऑब्वियसली वो नॉर्मल से अवे मूव करती है। दैट प्रॉपर्टी इज कॉल्ड रिफ्रैक्शन। और इससे हमें क्या पता चलता है, यानी कि रिफ्रैक्शन से कि वो प्रॉपर्टी है जिससे हम ग्लासेस बनाते हैं, ये भी रिफ्रैक्शन की वजह से ही बनाते हैं। हमारी आंख में भी रिफ्रैक्शन होता है, सही है, जिससे इमेज बनता है। तो रिफ्रैक्शन भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट। तो इसकी डेफिनेशन में अगर मैं कहूंगा कि व्हेन लाइट रे enters from rare medium to denser medium, or from denser medium to rare medium, it moves, it changes its direction. It changes its direction. That property is called refraction of light. दोबारा सुन लें कि when light ray enters from rare medium to denser medium, it bends towards normal. दूसरे अल्फाज में that property is called refraction of light. ठीक, सही है। और इसी से हम फिर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकालते हैं कि ये इंसिडेंट रे कहलाती है तो ये एंगल आई कहलाएगा, ये रिफ्रैक्टेड रे कहलाती है तो ये एंगल आर कहलाएगा। और स्नेल्स लॉ के मुताबिक साइन आई और साइन आर का जो रेशियो होता है वो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कहलाता है। जैसे वाटर का 1.33 होता है, इसी तरीके से ग्लास का 1.5 होता है, क्राउन ग्लास का, डायमंड का 2.42 होता है। तो इस तरीके से हम रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मालूम कर सकते हैं, ठीक, सही है। थर्ड प्रॉपर्टी, रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन के बाद हमारी जो थर्ड प्रॉपर्टी है वो है डायफ्रैक्शन। अब देखिए डायफ्रैक्शन क्या है। बिल्कुल मैं एक मिसाल ऐसे देता हूं कि अगर हम जा रहे हो कहीं और जगह थोड़ी सी कम हो तो हम थोड़ा सा बैंड होते हैं, यानी कि अगर मुझे कहीं से गुजरना है, जगह कम है तो मैं सीधा नहीं गुजर सकता, तो मैं थोड़ा सा बैंड होके गुजरूंगा। तो बिल्कुल इसी तरीके से जब लाइट या साउंड किसी भी वेव्स के सामने कोई ऑब्स्टिकल आता है, ऑब्स्टिकल कहते हैं रुकावट को, ऑब्स्टिकल का मतलब रुकावट। तो जब भी लाइट रे या किसी भी वेव्स के आगे कोई ऑब्स्टिकल आता है तो वो अपना रास्ता चेंज करती है, और चेंज ऐसे करती है। अब देखें, अब आप कहेंगे रिफ्रैक्शन में भी लाइट रे रास्ता चेंज करती है, लेकिन पहली बात तो रिफ्रैक्शन ट्रांसपेरेंट मीडियम से होता है और उसमें सारी रेज एक ही रास्ते पे जाती है, यानी कि अगर यूं आ रही है तो सारी रेज यूं जाएंगी। लेकिन इसमें क्या होता है, कुछ रेज इधर जाएंगी, कुछ रेज इधर जाएंगी, यानी कि समझे ये स्प्रेड होती है, ठीक, क्योंकि कुछ ने यहाँ से रास्ता बनाया, कुछ, मैं एक मिसाल दे रहा हूँ कि एक मॉब जा रहा हो, लोगों का हुजूम जा रहा हो, दरवाजा कम हो तो दरवाजे से निकल के बाद कुछ लोग इधर जाएंगे, कुछ इधर जाएंगे, सब फैल जाएंगे, सही है। तंग जगह से जब लोग निकलेंगे तो वो फैल जाते हैं। तो ये लाइट में भी यही होगा कि जब लाइट या साउंड वेव्स की प्रॉपर्टी है ये, कि वेव को जब रास्ता नहीं मिलता है तो वो रास्ते उसके बाद क्या करती है, रुकावट के बाद फैल जाती है दोनों तरफ। तो दैट प्रॉपर्टी इज कॉल्ड डायफ्रैक्शन। तो इसकी डेफिनेशन क्या हो जाएगी, स्प्रेडिंग ऑफ वेव्स
from the obstacle या near the obstacle is called diffraction. सही है, तो ये भी डायफ्रेक्शन भी वेव्स में होता है। ठीक, तो ये तमाम प्रॉपर्टीज हैं, यानी कि रिफ्लेक्शन, रिफ्रैक्शन, डायफ्रेक्शन, ये वेव्स की प्रॉपर्टी है। एक और प्रॉपर्टी है इंटरफेरेंस। खैर उसको हम बाद में डिटेल में पढ़ेंगे कि इंटरफेरेंस का मतलब होता है दो वेव्स आपस में मिल जाती हैं और मिलने के बाद या तो एक दूसरे को सपोर्ट करती हैं या एक दूसरे के अगेंस्ट जाती हैं। और इसकी मिसाल मैं ऐसे देता हूं कि जब आप समंदर पे जाते हैं तो हर थोड़ी देर बाद एक बड़ी लहर आती है और इसका रीजन क्या होता है, वो इंटरफेरेंस होता है। अगर दो एक डायरेक्शन में आने वाली वेव्स आपस में मिलती हैं तो वो मिलके बड़ी लहर बनाती है, दो या दो से ज्यादा जितनी भी हो। और अगर एक वेव जा रही हो और एक वेव आ रही हो तो वो इंटेंसिटी को कम कर देती है, ये भी इंटरफेरेंस है। ठीक, दोनों इंटरफेरेंस है, यानी कि एक है कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस जो सपोर्ट में होता है और एक होता है डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस जो अगेंस्ट में होता है। तो वो प्रॉपर्टी भी आपके मतलब वेव्स की प्रॉपर्टी में मौजूद है। इंटरफेरेंस ऑफ वेव्स, इंटरफेरेंस, इंटरफेरेंस की आप अगर डेफिनेशन लिखें, मैंने कहा ना कि दो वेव्स या तो मिलती हैं तो एक दूसरे को या तो सपोर्ट करती है या एक दूसरे को यानी कि कैंसिल करती हैं एक दूसरे के इफेक्ट को, तो वो कहलाता है इंटरफेरेंस ऑफ। और इसकी डेफिनेशन क्या हो जाएगी कि सुपरपोजिशन ऑफ टू वेव्स टू इंक्रीज और डिक्रीज द इंटेंसिटी इज कॉल्ड इंटरफेरेंस। यानी कि दो वेव्स आपस में मिलती हैं और उससे या तो इंटेंसिटी को इंक्रीज कर देती हैं या इंटेंसिटी को डिक्रीज कर देती हैं, तो दैट इज कॉल्ड इंटरफेरेंस। ठीक है जी। अच्छा, अब इंटरफेरेंस भी बेसिकली डायफ्रेक्शन और इंटरफेरेंस ये भी थोड़ा सा मिलती जुलती चीज है, लेकिन डायफ्रेक्शन और इंटरफेरेंस में कुछ डिफरेंसेस भी हैं, लेकिन वो क्लास फर्स्ट ईयर में हम के लेक्चर में हम डिस्कस करते हैं। यहाँ पे मैट्रिक लेवल पे आपको सिर्फ डेफिनेशन पता हो तो ज्यादा सही। ठीक, सही। अच्छा जी, अब तो इस तरीके से अच्छा, अब कुछ प्रॉपर्टीज हैं यानी कि वेव्स की कुछ डेफिनेशंस हैं, हम वो भी देख लेते हैं। पहला है टाइम पीरियड। अब देखिए वेव्स में अगर आपने वेव्स के जब हम वेव्स का नाम लेते हैं तो आपके जहन में ये हिस्सा और ये हिस्सा आता है। ठीक, ये कहलाती है अपर हिस्सा कहलाता है क्रस्ट और ये कहलाता है ट्रफ। तो हमारे जहन में ये आता है, तो वो एक वेव जनरेट होने का जो टाइम है दैट इज कॉल्ड टाइम पीरियड। यानी कि वो टाइम जिसमें एक वेव यहां से यहां पहुंच गई। ठीक, यानी कि यहां से शुरू हुई और यही वेव आगे चली गई, तो एक वेव जनरेट होने का जो टाइम होता है दैट इज कॉल्ड टाइम पीरियड। फिर है फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी क्या होती है, नंबर ऑफ वेव्स इन 1 सेकेंड, एक सेकेंड में वेव्स की तादाद को फ्रीक्वेंसी कहते हैं। अच्छा, टाइम पीरियड को हम कैपिटल टी से रिप्रेजेंट करते हैं। अच्छा, फ्रीक्वेंसी और टाइम पीरियड ये एक दूसरे का रेसिप्रोकल है, यानी कि अगर टाइम पीरियड ज्यादा होगा तो फ्रीक्वेंसी कम होगी और फ्रीक्वेंसी ज्यादा होगी तो टाइम पीरियड कम होगा। तो टाइम पीरियड और फ्रीक्वेंसी का रिलेशन ऐसे बनता है कि अगर हम फ्रीक्वेंसी को एफ से रिप्रेजेंट करें तो एफ बराबर होता है 1/t, यानी कि फ्रीक्वेंसी और टाइम पीरियड एक दूसरे के इनवर्स रिलेशन में आते हैं। ठीक, एक बढ़ेगा तो दूसरा कम होगा, तो ये फ्रीक्वेंसी है। टाइम पीरियड का यूनिट होता है सेकेंड और फ्रीक्वेंसी का यूनिट होता है हर्ट्ज, क्योंकि विलियम इसको हर्ट्ज के नाम पे हर्ट्ज इसका यूनिट है। तीसरी चीज है वेवलेंथ। अब ये वेवलेंथ क्या है, मैंने कहा ना एक वेव में एक क्रस्ट और एक ट्रफ जहन में आता है, ये सभी क्या आता है क्योंकि सबने ये वाली वेव्स तो देखी होती है, दूसरी लॉन्गिट्यूडल भी होती है वो हम नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह देखेंगे। तो यहां से
हम कहते हैं एक क्रस्ट के बाद ट्रफ आया और ट्रफ के बाद दोबारा अगला क्या शुरू होगा, क्रस्ट शुरू होगा। तो दो क्रस्ट, यानी कि अगर मैं यहां से यहां तक का डिस्टेंस देखूं तो ये भी क्रस्ट से शुरू हुआ और आगे भी क्रस्ट आ रहा है, यानी कि डिस्टेंस बिटवीन टू कंसेक्यूटिव क्रस्ट और टू कंसेक्यूटिव ट्रफ इज कॉल्ड वेवलेंथ। यानी कि दो लगातार क्रस्ट या लगातार ट्रफ के दरमियान जो डिस्टेंस होता है, देखिए ना, एक वेव ये आ गई, फिर ये आ गई, आगे एक और वेव आएगी ना यू करके, सही है, इसको भी हम आगे बना सकते हैं। तो ये क्रस्ट है तो यहाँ पे भी क्रस्ट है, तो दो क्रस्ट के दरमियान जो डिस्टेंस है दैट इज कॉल्ड वेवलेंथ एंड इट इज डिनोटेड बाय ग्रीक लेटर लैम्डा। इट इज डिनोटेड बाय लैम्डा। अब इन तीनों का से हम एक फॉर्मूला भी ड्राइव कर सकते हैं। अगर हम कहेंगे वेव मूव करती है, यस, समंदर में हमें वेव्स बाकायदा मूव होती हुई नजर भी आती हैं, तो वेव्स की कोई ना कोई स्पीड भी होगी। स्पीड का मतलब डिस्टेंस कवर्ड बाय द वेव इन अ यूनिट टाइम, और स्पीड को हम जाहिर करते हैं v से। स्पीड को हम किससे जाहिर करेंगे, v से जाहिर करेंगे। अगर हम कहें कि इनका आपस में रिलेशन हम कैसे बना सकते हैं, तो हमने कहा कि एक वेव को जनरेट करने में जो टाइम है दैट इज कॉल्ड टाइम पीरियड t, और एक वेव का जो डिस्टेंस है दैट इज कॉल्ड वेवलेंथ लैम्डा। ठीक, यानी कि अगर हम कहें कि एक डिस्टेंस हमारे पास क्या है, डिस्टेंस है s यानी कि लैम्डा, डिस्टेंस को हम s से रिप्रेजेंट करते हैं, 9th क्लास में आपने पढ़ा होगा। स्पीड है हमारे पास v, और टाइम, एक वेव का जो टाइम है दैट इज कॉल्ड कैपिटल टी, इसको हम टाइम पीरियड कहते हैं। तो अब हमने फॉर्मूला पढ़ा हुआ है s इजिकल्स टू, यहाँ पे बता देता हूं मैं आपको, s इजिकल्स टू वी टी, पढ़ा हुआ है सबने। तो अब देखिए s की जगह क्या आ जाएगा, डिस्टेंस कितना है, एक वेव का जो डिस्टेंस है दैट इज कॉल्ड लैम्डा, s की जगह आ जाएगा लैम्डा, v एज इट इज रहा। t की जगह हम क्या लिख सकते हैं, t की जगह हम कैपिटल T लिखेंगे, टाइम पीरियड। अब देखिए यहां पे एक रिलेशन आपने पढ़ा, F इजिकल्स टू 1/t, तो T क्या हो जाएगा, T इधर अगर चला जाएगा तो क्या आ जाएगा, T बराबर हो जाएगा 1/f के। तो हम पुट कर देंगे T की जगह 1/f, क्योंकि F और T एक दूसरे के इनवर्स में होते हैं, अभी हमने डिस्कस किया था। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, लैम्डा इजिकल्स टू v, और t की जगह 1/f, f इधर डिवाइड हो रहा है उधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो f लैम्डा इजिकल्स टू v, या v इजिकल्स टू f लैम्डा। ये रिलेशन है स्पीड का, फ्रीक्वेंसी का और वेवलेंथ का। ठीक है, तो स्टूडेंट्स आज के लेक्चर के लिए इतना ही। हमारा लेक्चर, हमारे चैनल, आपसे गुजारिश है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, क्योंकि हमारा मकसद सिर्फ तालीम पहुंचाना है। ठीक, और अगर कोई क्यूरी है, कोई आपका क्वेश्चन है, तो आप कमेंट सेक्शन में हमें जरूर जो है पूछें, तो हम आपको इंशाल्लाह रिस्पॉन्ड करेंगे। तो नेक्स्ट लेक्चर के इंतजार करते रहिएगा, जब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।